मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज़ समझा रहा हूँ, अगर मेरे साथ में एक वीडियो ये लास्ट तक बने रहते हो, तो आपका जो टेंस के जो 4 नंबर है जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनको कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, वीडियो के साथ में बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो टेंस के ऊपर आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वीडियो कैसे जो सेंटेंस है वो कैसे बन रहा है, उसके बाद में एग्जाम्पल, उसके बाद में कीवर्ड, उसके बाद में आपके पेपर में सवाल कैसे आएगा, सारी की सारी चीजें और कम से कम समय में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स एंजॉय द वीडियो। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में और इनकी पहचानें क्या क्या होती है, ठीक है। क्योंकि यही तो इसकी बेस है, यही तो इसकी जड़ें हैं जो हमें मतलब सबसे पहले आनी जरूरी है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान है वो अलग अलग होने वाली है, जिससे हम वाक्य की पहचान करने वाले हैं। तो चलिए एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। और पूरा का पूरा फोकस है केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। फालतू में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट टू पॉइंट है वो काम की चीज बताने वाला हूं। अगर स्किप किया तो फिर उसमें मेरी गलती नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ध्यान दो बोर्ड के ऊपर कि यहां पर तो मेन टेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, ठीक है। यहां पर इसके मैंने प्रकार लिख दिए हैं कि भाई हर एक टेंस के इतने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार हो जाएंगे, ये पास्ट के भी 4 प्रकार हो जाएंगे और जो फ्यूचर है इसके भी ये 4 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रत्येक टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है और उसकी जो पहचान है वो मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। इनको हमें याद करना पड़ेगा और फिर हम लोग इनसे सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना। सबसे पहले एक बात सुनो, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है ना। वाक्य हम जब टेंस पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमें यही चीज ध्यान रखनी होती है, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य होता है सकारात्मक वाक्य। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा सकारात्मक वाक्य क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। जिसे राम पुस्तक पढ़ता है वह खाना खाता है, तो यहां पर आपको ये सकारात्मक वाक्य नजर आ रहा होगा। तो ये अब जिन वाक्यों में नोट आ जाता है बीच में तो वो नकारात्मक नेगेटिव वाक्य हो जाते हैं। मतलब बीच में नोट नजर आते ही वो वाक्य नेगेटिव हो जाते हैं। और इंट्रोगेटिव, जिनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो वाक्य हो जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सेंटेंस है वो तीनों वाक्यों में बनने वाले हैं, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हम जो चीजें समझने वाले हैं वो तीनों सेंटेंस में समझने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। तो जो हमें पता कैसे चलेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हमें बताएंगी कि भाई ये सब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी पढ़नी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं राम इज रीडिंग, कभी उसको ऐसा तो नहीं बोला आपने राम आर रीडिंग, क्योंकि राम एक आदमी है और एक आदमी के लिए हेल्पिंग वर्ब वो इस काम में आती है। और अगर ज्यादा है तो वी आर, वी के साथ में हम आर का यूज करते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि वो रूल्स हैं कि जो सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसके साथ में आर लगेगी, एक वचन है तो उसके साथ में इज लगेगी, आई है तो उसके साथ में एम लगेगा। तो ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है वो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में जुड़ने वाली है। कुछ एक हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर वर्ब एक वचन वाले के साथ में जुड़ेगी, कुछ वर्बें हैं जो प्लूरल वाले बहुवचन के साथ में जुड़ेंगी। तो इस प्रकार से हर एक हेल्पिंग वर्ब का अपना महत्व है वाक्य के अंदर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो पूरी सारणी बनाई हुई है इसका मैं क्या मतलब है यहाँ पर, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान इस डब्बे में आपको मिल जाएंगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके साथ में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में होगा। तो सर पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में केवल मेन वर्ब का यूज होगा, जो कि यहां पर लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ये चीजें क्या है ये मैं अभी आगे जब आपको ये विस्तार से समझाऊंगा तब यहां पर बताने वाला हूं। फिलहाल ध्यान दीजिए, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसका यूज होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में। पॉजिटिव वाक्यों में कभी भी डू डज नहीं लगेगी, और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगेगी तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऐसे यस, ये केवल पॉजिटिव में यूज होने वाली है। अगली बात समझ में। अब इसकी देखो पहचान है, ता है, ती है, ते है। अब देखो कंटिन्यूस टेंस में उसी प्रकार से इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी बोलते हैं हम लोग,
शॉर्टकट में वर्ब की चौथी फॉर्म बोल देते हैं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जब वर्तमान काल में कोई काम जारी रहता है तब हम लोग इस चीज से दर्शाते हैं रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, काम जारी है वर्तमान काल में, तो हम लोग इस टेंस का यूज करने वाले हैं। कोई सामान्य घटना का घटित होती है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस समय यूज किया जाएगा जब वर्तमान काल में कोई काम है वो अभी अभी पूरा होता है, समाप्त होता है, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इन वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? तो लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं, आपको ऐसे शब्द देखने को, जैसे राम खाना खा चुका है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होने वाला है। आगे बात समझ में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होने वाला है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा काम है वो कुछ समय से जारी रहता है, मतलब बीच में टाइम है वो अड़चन डाल देता है। तो इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव के साथ में बीन, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और जो आपके पहचान है वो वाक्य के लास्ट में हिंदी में आ जाएगा से रहा है, से रही है, से रही। जैसे कैसे एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूँ तो राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, मुकेश सुबह से गाना गा रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें टाइम बीच में आ जाता है। सुबह से पढ़ रहा मतलब मैंने टाइम बताया आपको, इतने समय से पढ़ रहा है, तो वहां पर आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस माने जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस होगा। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मतलब बीच में टाइम आता ही आपको कंटिन्यूअस छोड़कर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाना है। आगे बात समझ में। तो जैसे ये चीज समझाई है उसी प्रकार से ये सारी चीजें पास्ट में चलने वाली है। अब पास्ट में छोटा सा अड़चन और डाल देती है, जैसे प्रेजेंट है ना उसी प्रकार से पास्ट भी थोड़ी बहुत मतलब नाटक करता है ये भी कभी कभार। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। जैसे डू डज का प्रयोग इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हुआ, उसी प्रकार से डिड का भी प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होगा। पॉजिटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होने वाला है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य हैं केवल इन 2 वाक्यों में ही आपका किसका यूज होने वाला है? डिड का यूज होने वाला है। तो फिर सर पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, जैसा कि यहां पर हुआ था एस का यूज। उसी प्रकार से ये देखो पी इसीलिए लिखा है आपको समझाने के लिए कि पॉजिटिव वाक्यों में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होने वाला है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड, और डिड आ गई तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं जुड़ेगी उसके साथ में, फिर आगे आपको लिखनी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ में। और इसके लास्ट में ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जैसे राम जयपुर से आया, वह पुस्तक पढ़ता था, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। अब पास्ट के अंदर कोई काम जारी रहता है उस समय मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर, मेन वर्ब वर्ब की चौथी फॉर्म, और यहां पर उसके लास्ट में हिंदी वाक्यों में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, आगे मैं बढ़ूंगा पास्ट परफेक्ट की ओर, तो इसके लास्ट में आपको मिलेगा हैड। भूतकाल में किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होना पाया जाएगा, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य के लास्ट में हिंदी में बोलते समय बोलेंगे राम खाना खा चुका था, या फिर राम ने खाना खा लिया था, ऐसे इसमें उच्चारण होने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होने वाला है? हैड बीन आने वाली है, जो हैज या हैव है वो हैड बीन बदल जाएगा। तो सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है? तो इसमें भूतकाल में किसी कार्य का कुछ समय से जारी रहना पाया जाता है। राम इधर, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, और यहां पर भविष्य काल चला जाएगा तो हो जाएगा राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा लास्ट फ्यूचर वाला देख लेते हैं। फ्यूचर के अंदर कोई काम नॉर्मल किसी घटना को बताने जाता है, कोई काम बताते हैं, तब हम लोग विल या शैल यूज करते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम गाना गाएगा, सीता खाना खाएगी, ऐसे वाक्य हैं वो फ्यूचर सिंपल में माने जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूज में जाएंगे तो विल या शैल सेम टू सेम, सिर्फ पीछे बी लगा दो। मेन वर्ब वर्ब की चौथी फॉर्म, और रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, वह खाना खा रहा होगा। भविष्य काल में काम ऐसा जारी रहेगा, मान लो जारी होगा ऐसा, ये हम लोग सेंस देने वाले हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ये चीजें। विल और शैल के साथ में हैव लग जाएगा जब हम लोग परफेक्ट में जाएंगे। भविष्य काल में कोई काम पूरा हो जाएगा, ये भाव ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट वाला देने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और चुका होगा, राम ने खाना खा लिया होगा, भविष्य काल में राम का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। वहां पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। और उसी प्रकार से जैसे मान लो मैं बोलूं कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कल इस समय राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो भविष्य काल में कुछ समय से काम जारी रहेगा, ये जब मैं अनुमान लगाऊंगा वहां पर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करने वाला हूं। और इसकी पहचान हो जाएगी विल या शैल के साथ में हैव बीन, मेन वर्ब वर्ब की चौथी फॉर्म,
और यहाँ पर से रहा होगा, जो कि अभी भी मैंने आपको बोलकर बता दिया था। अब छोटी सी बात इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सारणी को आप याद कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, परफेक्ट काम आपने एकदम परफेक्ट किया है ना, मतलब पूरा कर लिया काम अच्छे से। तो जब भी काम पूरा करते हैं वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो आप लोग परफेक्ट वाले जितने भी हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हुआ है, नजर आ रहा होगी ये चीज। और कंटिन्यू, कंटिन्यूस का मतलब कोई काम जारी रहता है, और जहां पर जारी रहेगा वहां पर हमेशा वर्ब के पीछे आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो देखो आपको एक यहाँ पर कंटिन्यूस नजर आ रहा है, एक यहाँ पर कंटिन्यूस नजर आ रहा है। तो जो कंटिन्यूस नाम आ जाए वहां पर आप वर्ब की चौथी फॉर्म भर के आ जाना मेन वर्ब के रूप में। तो देखो वर्ब की चौथी फॉर्म, चौथी फॉर्म, चौथी फॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज आ रही है, क्योंकि नाम आ गया है कंटिन्यूस। अकेला परफेक्ट नाम हो तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और भूतकाल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्तमान के सिंपल में और फ्यूचर के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब तो ऐसे आसानी से याद होगी आपको। जो हेल्पिंग वर्ब में है उनको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे ध्यान देते हुए याद करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, वर्तमान काल की डू डज है वो पास्ट की डिड में बदल जाएगी, इज आर में है वो वाज या वर में बदल जाएगी, हैज हैव का हैड बन जाएगा, और इधर भी हैज हैव बीन का हैड बीन बनने वाला है। ओके, अब यहां से तो क्या है, फ्यूचर सिंपल से कंटिन्यूस में गए तो सिर्फ और सिर्फ बी लगा दिया। अब यहाँ पर प्रेजेंट वाला हैव है वो फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पीछे आ गया, और यहाँ पर हैव बीन लग गया, मतलब यहाँ केवल बी लगा और यहाँ हैव को याद कर लेना और पीछे केवल बीन लगा देना आगे जाते हुए। ठीक है, अब ये चीज इसकी बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप इसकी चीजें समझ में आ गई होगी। मेन चीजें अभी आगे बाकी हैं, जैसे अब मान लो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, उसके जो एग्जांपल्स कैसे बन रहे हैं पूरा का पूरा डिटेल में। वीडियो जो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन 1% भी कमी नहीं रहने वाली है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, अब दोस्तों उसी ऊर्जा के साथ में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। अब तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। ओके, अब इसका यूज कब किया जाता है, जब वर्तमान काल की कोई सामान्य घटना बतानी हो, नॉर्मल सी बात बतानी हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, कोई काम जारी नहीं रहेगा, कोई काम पूरा नहीं होगा, कोई समय नहीं आएगा, कुछ ऐसी घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल काम का होना पाया जाएगा, वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर देंगे। आगे बात समझ में। अब मैं बता देता हूं, ध्यान बोर्ड के ऊपर रखना चीज है वो अभी सिर्फ इतनी चीज के अंदर पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर होने वाला है। अगर आपका ध्यान बोर्ड के साथ में जुड़ा रहा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। अभी जैसे मैंने सारणी में बताया, मैं वापस रिपीट करता हूं इस बात को कि डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होगा। डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होगा। अब इधर सूत्र की ओर देखो, ये पॉजिटिव का सूत्र है, क्या यहां पर कहीं पर डू डज नजर आ रहा है, नहीं, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग हुआ है। दूसरा मैंने नियम उस समय बोल के बताया था कि डू डज का प्रयोग होने के बाद में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर देखो एस लगा हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं है, क्योंकि डू डज का प्रयोग हो गया है तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, तो सर डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, तो ये भी तो लिखा हुआ है। ये हमारे ना कक्षा में क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको आई लगता है सिंगुलर होता है, लेकिन आई सिंगुलर नहीं है, है ना, फालतू में मारता बचड़ खजा वाला। आई है वो अपवाद है, और अपवाद होने की वजह से ये है वो बहुवचन के साथ नहीं माना जाएगा। इसको एक वचन वाले में लेकर नहीं जाना है, आपको इसको बहुवचन ही मानना है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं पर ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम हो तब तो आप उसके साथ में डज लगा दो, केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और कहीं पर आगे सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, तब आप उसके साथ में आगे डू लगा दो। इतनी बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है ना। तो मेरी बात यहां से ध्यान से सुन लेना, डू डज केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, और वो लग गए तो आगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये दोनों सूत्र समझ में आगे होंगे, उन्हीं नियम में से बने हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आता है। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज ले ली। सर डू डज क्यों ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल पॉजिटिव में ही होता है, तो मैंने यहाँ पर डू डज ले लिया नेगेटिव में। ठीक है, अब ये चीजें दोनों सूत्र समझने के बाद मैं बढ़ता हूँ मेन वर्ब वाले नियम की ओर। अब मेन वर्ब का प्रयोग ये क्या लिखा हुआ है, नोट, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। मतलब ये जो मेन वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस, इसका प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होने वाला है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो ये चीजें आकर फंस जाती है पहले ही, तो इस बेचारी की जगह केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही रहती है। ये जो है ना, ये मेन वर्ब हमारी, इसकी जगह केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही रहती है।
तो सर आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो बहुवचन के लिए ये बता दिया, एक वचन के लिए ये बता दिया, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है। कब? जब वाक्य पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम आ जाए। पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम आ जाए तब आगे जो वर्ब है उसके साथ में एस या ईएस लगाना है। आगे बात समझ में? लेकिन प्लूरल हो गया तो सबसे अच्छी बात है, एस या ईएस का हमारा झंझट ही नहीं रहेगा, हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आ जाएंगे। तो आई, वी, यू, दे या फिर दो या दो से अधिक नाम हो तो आप केवल वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर आ जाना, तो अच्छा है, हमारे लिए कोई झंझट नहीं रहेगी ऐसे ईएस लगाने की। तो ऐसे आप चीज को याद रख सकते हो। ये बात याद है कि नहीं? बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। तो सर आप बोल रहे हो एक वचन होने पर एस या ईएस, तो हम एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं? तो ध्यान दो, जब वाक्य पॉजिटिव हो, ये रहा पॉजिटिव वाक्य, और सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या एक राम, श्याम ऐसा नाम हो, तो उस कंडीशन में वर्ब देखो, जैसे यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, टीच लिखा, कोई वर्ब है, अगर उस वर्ब के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स डबल जेड अगर ये लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए और वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए, तभी देखना है। सर वाक्य नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हो गया तो आप लोग डज और इन सब का यूज कर देना ना आगे। मैं तो बता रहा हूं वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए और सब्जेक्ट है वो एक वचन होना चाहिए, तभी आप लोग इस एस या ईएस के झंझट में पड़ने वाले हो। तो सर एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे? तो सब्जेक्ट एक वचन होने के बाद में, सब्जेक्ट एक वचन होने के बाद में यदि जो वर्ब आपको भरने के लिए बोलेगी ये क्वेश्चन में, अगर उसके पीछे ये डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स जेड है तब तो आप उसके पीछे ईएस लगा दो, वरना सिंपल सा एस लगा दो। आगे बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग इन सारी चीजों का यूज करते हैं। ये जो रेड अक्षरों में लिखे हुए हैं इनको थोड़ा विशेष रूप से पढ़ लेना। तो इस तरह प्रकार से हमने ये जो सूत्र है वो तैयार कर लिए। यहाँ पर डू डज का प्रयोग नहीं किया क्योंकि होगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि क्रिकेट रेगुलरली इन द मॉर्निंग। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से ही आपको सेंटेंस में वाक्य में जो मतलब कौन सा टेंस भरना है ये पहचान करनी है। ये कहीं पर भी नहीं आने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कीवर्ड को पहचानना है कि भाई कौन सा कीवर्ड भरना है। कीवर्ड का पता लगा लिया और वो टेंस पहचान करके उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भर दी। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में आपके एग्जाम में आएंगे और वो पहचानते ही आपको वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भर के आ जाना है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। रवि खेलेगा क्रिकेट रेगुलरली इन द मॉर्निंग। रवि सुबह के समय क्या पढ़ता है? नियमित रूप से रवि है वो सॉरी पढ़ता नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया। रवि क्रिकेट रेगुलरली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर प्ले आई हुई है, खेलता है। रवि एक वचन है, कहीं पर नेगेटिव है क्या, कहीं पर इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं, मतलब हम इस सूत्र से वाक्य को बनाने वाले हैं। तो रवि की वजह से मैं यहाँ पर एक वचन ये इस चीज का यूज करने वाला हूँ, एस या ईएस का यूज करने वाला है। क्यों सर इसका क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बहुवचन में होगा, एक वचन में एस या ईएस लगने वाला है। तो पहले लिख दो प्ले, लिख दिया प्ले। अब क्या इस वर्ब के पीछे कहीं पर डबल एस, एस एस, सी एच ओ एक्स डबल जेड है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो बताओ मुझे। यहाँ पर तो वाई लिखा हुआ है, तो वाई लिखा हुआ है तो आप सिंपल क्या लिख दोगे? एस लिख दोगे। ये ईएस तब लगाते हैं जब इनमें से कोई चीज आगे होती है वर्ब के। तो आगे बढ़ता हूं। मोहित यूजुअली, मोहित सामान्य रूप से अप उठता है एट 6 AM, सुबह 6 बजे उठता है। मान लो मोहित सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे वाक्य फिर से पॉजिटिव है। कौन सा है वाक्य? पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। तो मैं यहां पर सबसे पहले गेट लिख देता हूं वैसा वैसा। अब देखो एक वचन है तो क्या पीछे वर्ब के ये नाम है क्या कहीं पर? नहीं है ना? तो मैं फिर से क्या लगा दूंगा? एस लगा दूंगा। गेट सब इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगला देखो, वी खालीजगह इंग्लिश डेली, हम हमेशा अंग्रेजी रीड यानी पढ़ते हैं। हम हमेशा अंग्रेजी पढ़ते हैं। वाक्य चेक करो सबसे पहले कौन सा वाला है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो डेली कीवर्ड मिल गया, तो मुझे पता चल गया टेंस कौन सा है। ये डेली तो यहाँ पर आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पता चल गया। सर जी ने कीवर्ड लिखाया हुआ था, तो इससे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का पता चल गया और तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वाक्य कौन सा है। वाक्य है पॉजिटिव वाला। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाला वाक्य है। तो पॉजिटिव वाला वाक्य होते ही आप अगला काम करोगे इसकी वर्ब में बढ़ने का। तो वी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के आ जाओ। तो मैं यहाँ पर रीड का रीड ही लिख दूंगा, कुछ चेंज करना ही नहीं है। अब अगला है इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आ गया है। रेगुलरली, जो कि आपको यहाँ पर कीवर्ड भी मिल जाएगा। तो रेगुलरली की वजह से मैं सबसे पहले दे की वजह से आप हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे? ये दे की वजह से हेल्पिंग वर्ब हम यूज लेंगे डू का।
तो आगे मैंने लिख दिया डू दे वर्क, तो पीछे के है तो आप सिर्फ और सिर्फ एस लगा के आ जाओगे, आओगे लगा के एस लगाओगे क्या? नहीं, नियम क्या कह रहा है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो एस पीछे नहीं आएगा बुड़बक। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस तैयार होते हैं। अब कुछ एक दो नियम है जो कि जल्दी से बता देता हूं, उनके एग्जांपल भी साथ साथ तैयार करवा देता हूं, फिर जल्दी से बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। आगे के टेंस बहुत आसान है, वो इतना ज्यादा हमारा टाइम नहीं खाने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो हमारा अगला टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वर्तमान काल में इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। तो चलिए बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, इसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, और ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, आर या एम। वर्तमान काल में कोई काम जारी रहेगा तो हम लोग उसको इज, आर, एम से दर्शाएंगे। आई के साथ में एम लग जाएगा, आर के साथ में बहुवचन वाले सब्जेक्ट लग जाएंगे, दो नाम है किसी के तो भी आर लग जाएगा, और इज है वो एक वचन वाले के साथ में आ जाएगा, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई एक व्यक्ति का नाम हो गया, वहां पर हम लोग इज का यूज करने वाले हैं। अब उनके जरिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सूत्र बना लिए हैं। ये इसकी मेन वर्ब है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है। तो अब ध्यान दो, सूत्र मैंने बना दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में, फिर मेन वर्ब में, ऑब्जेक्ट और नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में नोट लग गया है। हम इतना ही काम करते हैं, केवल नोट लगा देते हैं बीच में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो WH वर्ड है प्रश्न वाला वो आगे आ जाता है, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो आपस में अपनी जगह है वो बदल लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी चीजें मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वो वैसे के वैसे रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव का जो सूत्र है वो तैयार करते हैं। अब एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि इंट्रोगेटिव में अगर नोट वाला सेंटेंस आ जाता है, जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस सूत्र से बनाएंगे। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इंट्रोगेटिव में नोट और आ गया नेगेटिव वाला, तो उस कंडीशन में आप लोग उस नोट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में करोगे। ध्यान रख लेना इस छोटी सी बात का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका आप नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद में करने वाले हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स ध्यान रखना, सबसे मेन चीज आपके ये जो 4 नंबर हासिल करने के लिए यही चीज काम में आने वाली है, सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टिल, in the present time, at this time, at this moment, nowadays, these days, this evening, now, today, at present। बस इतना ही है इसके कीवर्ड, इतने याद कर लो। प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर एग्जांपल आया तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। प्लस इसके साथ साथ इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, और अगर डेफिनेशन के जरिए सारे रूल्स लगा दिया जाए तो पता नहीं हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, कितने दिन में चीजें पूरी नहीं होने वाली है। तो उन चीजों को एग्जाम्पल के जरिए याद करवाने वाला हूँ। आई बात समझ में? यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया गया है, शी हर जगह इन हर बेड नाउ। तो आपको यहाँ पर ये कहा गया, ये नाउ नजर आ रहा होगा, कीवर्ड के रूप में आ गया है, तो हमें पता चल गया कीवर्ड से भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हम लोग शी एक लड़की है, इसकी वजह से यहाँ पर मैं आगे लिख दूंगा इज। अब स्लीप को बना दूंगा स्लीपिंग, बस लिखो, हो गया आपका एक नंबर। मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कीवर्ड्स पहचानो, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद कर लो, 3 चीजें याद कर लो, ये जो 4 नंबर है वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं आपके, जा ही नहीं सकते आपके हाथ में से। अब इसके अंदर एक रूल लगता है छोटा सा, वो रूल भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब रूल आपको क्या कहता है, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के जरिए मैं सीधा नियम समझाने वाला हूँ, थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे। माई फादर वियर्स कुर्ता, मेरे जो पिताजी हैं वो कुर्ता पहनते हैं, बट लेकिन टुडे आज ही ए सूट। जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो बेसिकली सेंटेंस कैसे बोलेंगे, मेरे पिताजी रेगुलरली मतलब हमेशा तो कुर्ता पहनते हैं लेकिन आज वो सूट पहन रहे हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो सेकंड वाला सेंटेंस अगर आपने सेंस किया तो वो कंटिन्यूस टेंस में जा रहा है। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हो तो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरे पिताजी हमेशा तो कुर्ता पहनते हैं लेकिन आज वो सूट पहन रहे हैं। तो इस वजह से कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा सेंटेंस नजर आए, 90% तो कीवर्ड साथ में रहेंगे, कीवर्ड साथ में रहेंगे, लेकिन बाई चांस अगर कीवर्ड साथ में नहीं रहे तो ये रूल ध्यान में रख लेना कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो और उसमें अगर आपको ऐसा सेंस नजर आए कि भाई रेगुलरली तो ये काम हो रहा है लेकिन थोड़े समय के लिए टेम्परेरी वर्क अगर नजर आए, टेम्परेरी काम नजर आए कि आज ऐसा हो रहा है, ये काम थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए इस प्रकार से हो रहा है, तो वहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानते हुए, जैसे मैं यहां लिख दूंगा ही इज वियरिंग। अगर ये बात समझ में, टेम्परेरी काम होना, रोज तो कुर्ता पहनते हैं, आज ही सिर्फ सूट पहना है, तो इस वजह के इस चीज को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाते हैं। अब देखो अगला है नेक्स्ट वीक आ गया। अब इससे आंखें हैं वो चौकन्ना हो जाती है कि प्रेजेंट, ये तो फ्यूचर सिंपल का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ते,
पीएम मोदी खालिगा हियर नेक्स्ट वीक, यहाँ पर अगले सप्ते आ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं पीएम मोदी अगले सप्ते यहाँ आएंगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब नेक्स्ट वीक या फिर टुमारो भी आ सकता है, यहाँ पर नेक्स्ट वीक ऑब्लिक में टुमारो भी आ सकता है। जब भी टुमारो आता है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस माना जाता है प्लस फ्यूचर सिंपल भी माना जाता है, दोनों माने जाते हैं। ये कीवर्ड्स दोनों चीजों के हैं। अब यहाँ पर ये रूल क्या कहता है, एग्जाम के अंदर जब ये सवाल आएगा तब या तो आपको फ्यूचर सिंपल ब्लैंकेट में मिल जाएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल जाएगा, दोनों चीजें साथ में नहीं मिलेगी। एग्जामिनर इतना तो मान लो वो सटकला है नहीं कि मान लो फ्यूचर सिंपल भी दे दे और आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी दे दे। तो नेक्स्ट वीक आए तब पहली प्राथमिकता तो फ्यूचर सिंपल को देनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल ना मिले तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में वाक्य का सेंस निकल रहा है कि पीएम मोदी जो है वो अगले सप्ते यहां आ रहे हैं, अगले सप्ते यहां आ रहे हैं। इस वजह से यहां पर हम लोग सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इस प्रकार से लिखेंगे, इज कमिंग, पहली प्राथमिकता फ्यूचर सिंपल को। उसके बाद में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती कि वहां पर सर नेक्स्ट वीक लिखा और हमें तो कोई फ्यूचर सिंपल देखने को नहीं मिला या आपने कैसे तरीके से हमें बताया, तो उस चीज में ध्यान रखना है आपको, फिर वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर जाना है। आगे बात समझ में, अगले की ओर बढ़ते हैं। लुक, देखो, अरे देखो, अध्यापक उसको पीट रहे हैं। मतलब जब भी लुक आ जाए और ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नजर आ जाए वहां पर आगे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहने वाला है। सिंपल सा नियम है। ये निशान नजर आ जाए या फिर लुक वाली वर्ब नजर आ जाए तो फिर आपको वो सेंटेंस आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाना है, क्योंकि आश्चर्य के साथ में बोली गई चीज है वो आगे कंटिन्यूस में बोली जाएगी। देखो लाइट आ गई है ना, तो आ गई, या फिर वो ऐसा काम कर रहा है आगे, मतलब सॉरी एग्जांपल सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन ज्यादातर इसके साथ में तो इस वजह से यहां पर लुक द बाइक अब टूवर्ड्स अस, देखो बाइक हमारी ओर आ रही है, ऐसा तो देखो बाइक हमारी ओर आती है, ऐसा सही नहीं बैठ रहा है। तो लुक द बाइक इज कमिंग टूवर्ड्स अस, इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। अब लास्ट एग्जांपल देखो, यहां पर इंट्रोगेटिव है, वर्ब सब में डू से ही बढ़ना है, खाली जगह है 4, पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, वाट खाली जगह यू खाली जगह एट दिस मोमेंट, तुम इस समय, एट दिस मोमेंट वाक्य क्लास में बोलेंगे रहे हो, डू मतलब करना, वाट यानी क्या, तो सेंटेंस यहां तक हिंदी बन जाएगा तुम इस समय क्या कर रहे हो। तो इस यू की वजह से मुझे एट दिस मोमेंट ने बताया कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज है, इसने ये बता दिया। अब हेल्पिंग वर्ब में यू के अनुसार आगे लगा दूंगा आर, क्या लगा दूंगा, आर लगा दूंगा। अब डू की मेन वर्ब में बढ़ा दूंगा यहां पर डूइंग, कोई समस्या नहीं है ना। तो सर यहां पर कौन सी मेन वर्ब रहेंगे, कोष्टक में कोई अथवा में वर्ब है क्या, नहीं है ना, तो इसी को वापस यहीं पर काम में लेने वाले हैं। इफ यू, अब सर इफ वाला नियम आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया है, हर बार ये चीजें नहीं मानी जाती है, एक बार वाक्य को पढ़ो आगे। इफ यू खाली जगह नॉट एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, इफ यानी यदि, यू यानी तुम, डू यानी करना, यदि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बोलने में यही आ रहा है, ध्यान दो, यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो कृपया मेरी सहायता कर दो। What are you doing at this moment? तुम इस समय क्या कर रहे हो, अगर तुम इस समय कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरी सहायता ही कर दो, इसी प्रकार से बोलेंगे। तो इफ यू आर नॉट डूइंग, अब वाक्य को पढ़ो एक बार, क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस एकदम सही बना हुआ है। हर बार इफ का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप फ्यूचर सिंपली मानते हुए या फिर वो प्रेजेंट सिंपल वाला नियम मानकर उस तरीके से पढ़ दो, ऐसा नहीं होता है। वाक्य को पढ़ो, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यदि तुम इस समय कुछ नहीं कर रहे हो तो कृपया मेरी सहायता ही कर दो। तो इसके साथ में प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका क्लियर हो चुका है, इससे बाहर कोई चीज नहीं जाने वाली है। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। इसके अंदर क्या होता है, वर्तमान काल में कोई काम है वो समाप्त हो जाता है, अभी अभी पूरा होता है, वहां पर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है। चुका है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज या हैव, हैज के साथ में इन सब्जेक्ट्स का प्रयोग होगा और हैव के साथ में इनका प्रयोग होने वाला है, ठीक है। इसके जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में केवल नॉट का यूज हो जाएगा और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड के पास में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, तो सब्जेक्ट बेचारा फिर पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है ना, इसके बिना वरना पिटाई हो सकती है आपकी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने वाली मेन वर्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, आपको प्रत्येक वर्ब की जो थर्ड फॉर्म्स हैं वो याद होनी जरूरी है, इसके बिना क्या करोगे फिर। अब सबसे जरूरी जो चीज है वो है इसके कीवर्ड्स। हाँ, यही रामबाण यहाँ पर काम करने वाले हैं। मतलब सबसे जरूरी चीज आपके लिए यही है, जस्ट, टिल, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ। ये कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं, एग्जाम में जो सवाल आएगा उसके अंदर यहाँ पर कीवर्ड्स आपको पहचान हो जाएगी। पहचान होने के बाद में आपको फिर चेक करना है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो वी मुझे वहाँ हैव वाले में नजर आ रहा है, तो मैं वी के साथ में यूज कर दूंगा हैव का। इतना काम कर दिया मैंने। तो हैव के बाद में मैं किसका यूज करूंगा, नेगेटिव वाला नोट है तो मैं यहाँ पर नोट लिख दूंगा, वी हैव नॉट प्लान, NNED। इस प्रकार से आपका ये है वो चेंज हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगली बात समझ में। अगला एग्जांपल देखते हैं, स्कूल खलजगा येट, स्टार्ट। जैसे यहां पर नोट स्टार्ट कर देते हैं, सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, स्कूल है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, स्कूल से वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो स्कूल, एक स्कूल की बात है, हैज नोट, इसके बाद में स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, येट, स्कूल से वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। आई खल जगह 5 मैंगोज ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, मैं ईट यानी खाना, मैं 5 आम है वो पहले से ही खा चुका हूं। तो आई के साथ में मैं यूज करूंगा यहां पर आपके हैव का। तो मैंने यहां पर लिख दिया हैव, सेंटेंस है पॉजिटिव का। तो आई हैव ईट की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा मैं, बस और कुछ नहीं करने वाला हूं। तो आई हैव ईटन 5 मैंगोज ऑलरेडी, ये आपका वाक्य बनने वाला है। माई अंकल हर जगह जस्ट फ्रॉम ऑफिस, अराइव यानी पहुंचे या फिर आए, मेरे जो अंकल हैं वो अभी अभी ऑफिस से आए हैं या फिर ऑफिस से अभी अभी पहुंचे हैं या फिर पहुंच चुके हैं। तो माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस। इस प्रकार से आपको इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर जस्ट आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पर आपके येट आ गया, यहाँ पर भी येट आ रहा है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनमें से कोई भी कीवर्ड आपके आ सकता है, उसको आपको पहचान में रखते हुए फिर क्या करना है, खाली जगह को भरना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अब उसी की तरह ये टेंस भी आपका बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि वर्तमान काल में जो कोई काम होता है ना वो कुछ समय से जारी रहता है। कंटिन्यूअस टेंस में तो काम जारी रहता है, लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा तब उसके अंदर बीच में टाइम आ जाएगा। और टाइम आ जाएगा तो टाइम को दर्शाने के लिए बीच में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। पता कैसे चलेगा भाई इस टेंस में टाइम आया हुआ है। तो टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस और फॉर का। किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें भी टाइम दो प्रकार का होता है। जब शुरुआती समय दर्शाना हो, काम शुरू कब हुआ है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट बता दो, वो आपको मतलब कभी कभार है ना कंफ्यूज कर देते हैं, निश्चित समय अनिश्चित समय, उसके झंझट में नहीं पड़ना है आपको। अगर काम के शुरू होने का पॉइंट पता चल रहा है, जैसे 2 बजे से शुरू हुआ काम है, वो सोमवार से स्कूल आना शुरू हुए, हम जनवरी से मान लो पढ़ रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट शुरू हुआ वहां पर तो आप सिंस यूज कर दो, जैसे 2011 से। उस प्रकार से फॉर का यूज होगा जब आपको पॉइंट पता ही नहीं चले, वहां पर पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, समय का अंतराल आ जाएगा कि भाई इतने समय से पढ़ रहा है। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, पीरियड ऑफ टाइम। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा सा सिंस और फॉर में फर्क होता है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर आपके जो एग्जांपल्स है वो लिखे हुए हैं सिंस और फॉर में क्या फर्क होता है। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की चौथी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन, हैव बीन। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा, कौन से के साथ में हैव आएगा, तो वही परफेक्ट वाले सेम यहाँ पर तौर तरीके हैं। ही, शी, इट या एक नाम हो तो हैज बीन, और आई, वी, यू, दे या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स में नाम हो तो आप लोग वहां पर हैव का यूज कर दोगे। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर रूल्स की ओर, किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लेना पड़ेगा, इस बार सिंस या फॉर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इस नियम के अंदर, सिंस या फॉर वो ऑब्जेक्ट के बाद में लेंगे और उसके बाद में जो टाइम है वो लिख देंगे। अदर वाली चीज है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव के अंदर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट हैज या हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है इस बार। ऐसा नहीं हैज या हैव बीन सर हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, यहाँ पर हम लोग नोट लगा देंगे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हुए ध्यान रखना है, हैज, हैव और बीन के बीच में नोट होने वाला है यहाँ पर यूज नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड हैज हैव अकेला आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट तो बीन को, ये जो सब्जेक्ट के पीछे थे ना, ये सब्जेक्ट के पीछे बीन था, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। आगे सिर्फ और सिर्फ हैज या हैव आने वाले हैं इंट्रोगेटिव के टाइम, ओके।
तो ये बीन है वो वहीं पर रह गया बेचारा, और ये हैज या हैव इस डब्ल्यू एच वर्ड के पास में आगे आ गए। वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम अदर, वही नियम चलने वाला है। आगे इतनी बात समझे, कोई समस्या नहीं है ना सूत्र में। तो अब आगे देखो यहाँ पर सुरेश खाली जगह हार्ड फॉर 2 days, सुरेश 2 दिनों से कठोर, क्या कठोर, वर्क यानी काम करना, तो वो 2 दिनों से कठोर मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो सुरेश के साथ में मैं क्या लिख दूंगा, एक नाम है, एक नाम के साथ में हमको पता है आता है हैज, तो सुरेश हैज बीन वर्क का वर्क की चौथी फॉर्म बन जाएगी वर्किंग, वर्क का बन जाएगा वर्किंग। इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस है वो बदल जाता है। अब अगला देखो, अनुज खालजिगा ए नोवेल सिंस जुलाई, अनुज वो जुलाई से एक नोवेल, एक उपन्यास लिख रहा है, जुलाई से उपन्यास लिख रहा है, काम तो जारी है लेकिन बीच में बेचारा टाइम आ गया, जिस वजह से हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैज या हैव बीन में से किसी एक का यूज करने वाला है। तो अनुज सुरेश की तरह एक ही लड़का है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अनुज हैज बीन वर्किंग, राइटिंग आएगा ना, राइटिंग ए नोवेल सिंस जुलाई, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। मोनिका इज टायर्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो सकता है आपके लिए, ध्यान देना। मोनिका है वो थक चुकी है, बिकॉज सी फॉर द एंटायर मॉर्निंग, क्योंकि वो पूरी सुबह से क्या कर रही है, काम कर रही है। अब शुरुआती समय है ना, काम उसने शुरू कब किया, जैसे मान लो सिर्फ मॉर्निंग आता तो आप वहां पर सिंस का यूज कर सकते थे, लेकिन एंटायर मॉर्निंग पूरी सुबह, अब पूरी सुबह में काम शुरू कब किया ये तो पता ही नहीं चल रहा है, सुबह का समय काफी लंबा होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से समय अंतराल बता रहे कि पूरी सुबह से काम कर रही थी वो, तो इस वजह से यहाँ पर द एंटायर मॉर्निंग के आगे यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, तो शी, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस बैक कर लो। शी हैज बीन वर्किंग, इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है वो तैयार हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल देखो, सी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से, सिंस या फॉर के साथ में समय अंतराल वाला टाइम आया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। आई होप आपको प्रेजेंट के चारों जो भी टेंस है वो समझ में आ गए होंगे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाया, जहां पर जरूरत थी वहां पर मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया, और जहां पर शॉर्ट में चल सकते थे वहां पर हम लोग शॉर्ट में ही चले हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं, अगला जो टेंस है पास्ट सिंपल की ओर, तो चलिए आगे निकलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह, लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया है तो इसके अंदर कोई समस्या आने ही नहीं वाली है। तो थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, ताथा, तिथि, तेथे या वाई के क्लास में आ ई ए की मात्रा आ जाए तो वहां पर हम लोग पास्ट सिंपल टेंस मानते हैं, जैसे राम गांव गया, राम गांव जाता था, इस प्रकार से। भूतकाल में कोई सामान्य घटना होगी, काम होगा, उसका घटित होना पाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड, मेन वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब है डिड, मेन वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। थोड़ा इधर आओ, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों के अंदर। कुछ याद आ रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में? तो यहाँ पर सूत्र देखो, इसके बारे में जितने भी नियम है पास्ट सिंपल के भी क्लियर होने वाले हैं। जब भी वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तभी आप लोगों को डिड का यूज करना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव डिड का यूज किया, और डिड का यूज होने के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट सिंपल होते हुए भी इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा और उस डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आने वाली है। इतनी सी चीज दिमाग में रख लेना। तो सर पॉजिटिव में ये है ना, ये हमारी कहाँ काम आएगी, ये पी पॉजिटिव के लिए तो लिखा हुआ है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल पॉजिटिव में ही होने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव थे तो डिड के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया है। आगे बात समझ में। अब थोड़े से हम लोग बढ़ते हैं आगे कीवर्ड्स की ओर। ध्यान देना, ये इसके कीवर्ड्स है लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, लॉन्ग अगो, 2 डे अगो, सम टाइम बैक, जस्ट नाउ, यस्टरडे, वंस, इन 2007, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, उन दिनों में। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कीवर्ड्स का, और कोई उपाय नहीं है, बिना इनके आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह। अगर देखो हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। यस्टरडे हर जगह आई ए लोयन इन द फॉरेस्ट, कल मैंने जंगल में क्या देखा, एक बाघ देखा। तो यस्टरडे आ गया है, बीता हुआ कल यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको कहीं पर, वो देखो वहां पर उधर यस्टरडे नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म बना दूंगा आई सा,
सेकंड फॉर्म बन गई। सर सेकंड फॉर्म क्यों डिड का यूज क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाक्य पॉजिटिव है, मुझे कहीं पर भी नोट या प्रश्नवाचक चिन्ह नजर नहीं आया, तो पॉजिटिव में तो क्या आएगी, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आने वाली है। अगला देखो वी, फिर से देखो पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वी टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ने बता दिया कि यहाँ पर क्या है, लास्ट नाइट, सॉरी लास्ट नाइट ने बता दिया कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस है तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस में बढ़ दूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से गो का बन गया वेंट। क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि कीवर्ड है लास्ट नाइट जिसने बता दिया पास्ट सिंपल टेंस है। कहीं पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का संकेत नहीं मिला तो मैंने इसको पॉजिटिव मानते हुए वर्ब के सेकंड फॉर्म बना दिया, जो कि ये चीज हमें बता रही है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ही ए गुड टीचर। अब सर यहाँ तो बी आया हुआ है, तो बी का मतलब होता है होना। क्या मतलब होता है? होना। और प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट टेंस के अंदर जब आप वर्तमान काल में पढ़ते हो तब बी का मतलब होता है इज, आर, एम, और जब आप इसको पास्ट में पढ़ते हो तब इसका अर्थ होता है वाज या वर। ठीक है। अब चार जो ऑप्शन रहेंगे उनके अंदर या तो कोई कंटिन्यूस की वर्ब मिलेगी या फिर मिलेगी पास्ट की वर्ब, दोनों साथ में नहीं मिलने वाली है। तो यहां पर मुझे देखो कहीं पर भी कोई संकेत ही नहीं मिल रहा कि भाई वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो एग्जामिनर पागल तो होगा नहीं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट का इज भी घुसा देगा और पास्ट का वाज ही साथ में घुसा देगा, ऐसा तो वो करने वाला है नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए या तो आपको कोई पास्ट का संकेत मिल जाएगा, बी लिखा हुआ है और पास्ट की चीज मिल जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा पास्ट का है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दो दो टेंस की जो कंफ्यूजन वाली चीजें वो साथ में नहीं दी हुई रहेगी। तो ही यहाँ पर मैं बी का चेंज कर दूंगा ही की वजह से वाज में। ही वाज ए गुड टीचर, वह एक अच्छे अध्यापक थे। इफ, ये इफ कहां से आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर ध्यान दो। इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस फ्यूचर का जो आप सॉरी वापस बताता हूं मैं। इफ प्लस पास्ट सिंपल जब भी होता है तो आगे हम वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो वही यहां पर होता है। ये इफ की कंडीशन नंबर 2 है जहां पर हम लोग कल्पना करते हैं। फर्स्ट के अंदर हम संभवता के साथ में बताई थी चीजें, और यहाँ पर जो शर्त नंबर 2 है उसके अंदर हम लोग कल्पना करते हैं। अब शर्त नंबर 2 क्या है सर, को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप लोग? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग बोल रहे थे यदि तुम पुस्तक पढ़ते हो तो सफल हो जाओगे। इसके अंदर कल्पना करते हैं यदि तुम पुस्तक पढ़ते तो सफल हो जाते। तो ये सेंटेंसेस को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं और उसके साथ में जो विल या शेल हमारे थे उनको वुड या शुड में बदल देते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, इफ के साथ में 3 गेंदे हैं, मतलब 3 चीजें मान लो। एक तो ये इफ है, दूसरा ये इधर टेंस है, और तीसरी चीज आपको ये नजर आ रही होगी। 3 चीजों में बांट लिया। अब नियम कहता है कि तीनों में से 2 चीजें आपको नजर आएगी, एक चीज खाली जगह भरनी होगी। तो मुझे इफ नजर आ गया और वुड नजर आ गया, और तभी मेरा दिमाग गया कि वुड तो कहां पर आता है, एक तरफ पास्ट आ गया तभी वुड यूज होने वाला है। तो मुझे पता चल गया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से यहाँ पर मैं क्या भर दूंगा, इधर पास्ट सिंपल टेंस आने वाला है। तो यहाँ पर आई रन का सेकंड फॉर्म बना दूंगा मैं रैन। जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पहचान की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पहचान करनी है। नियम कुछ नहीं है, नियम है कि इफ के साथ में आपको क्या मिलेगा, पास्ट सिंपल टेंस मिलने वाला है, और जो आगे हैं आगे की तरफ आपको मिलने वाली है क्या, वुड या फिर शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यही नियम है। विल शेल की जगह वुड शुड आ गया, प्रेजेंट सिंपल की जगह पास्ट सिंपल आ गया। आई होप आपको ये टेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीजें इसके अंदर थी नहीं, जो थी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि इसके अंदर भूतकाल के अंदर काम जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, छोटे मोटे नियम है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। साथ में बने रहिए, ध्यानपूर्वक बोर्ड पर रखिए, बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है। रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के लास्ट में आता है हिंदी में। भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर, वाज आ जाएगा सिंगुलर वाले शब्दों के साथ में, और वर आ जाएगा प्लूरल वाले शब्दों के साथ, जैसे वी, यू, दे या दो से अधिक नाम होने पर वर आ जाएगा, बाकी सब जगह पर वाज आएगा। ये चीजें तो आपको समझ में आना शुरू हो गई होगी। मेन वर्ब कंटिन्यूस नाम की वजह से वर्ब की चौथी फॉर्म है, सभी को पता है। ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। और जो पिछले टेंस के अंदर जो गलती से शायद मैंने यहाँ पर वो एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट वो शायद सिंपल में लिख दिए थे, वो बाई चांस मिस्टेक से हो गया होगा शायद तक, तो उसका थोड़ा सा वापस क्लियर कर लेना। वो पास्ट सिंपल में नहीं आने वाले हैं। एट दैट मोमेंट या फिर एट दैट टाइम, ये सारी चीजें हैं वो कंटिन्यूस टेंस को दर्शाती हैं, वो सिंपल को नहीं दर्शाती है। ठीक है, ये इसके कीवर्ड हो जाएंगे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, एज, व्हेन, व्हाइल। ये सबसे ज्यादा संकट की घड़ी पैदा करने वाली है ये लास्ट वाले शब्द, बाद में देखेंगे इनको
फिलहाल अगर ये कोई नाम आ जाए तो वहां पर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। आगे बात समझ में। अब सूत्र आपको पिछले 4-5 टेंसों से मैं समझाता आ रहा हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर, वाज या वर्ब, नोट मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट यहाँ, मेन वर्ब पीछे के लिए देगी। ये चीज़ें हमारी बेसिक के रूप में काफ़ी पिछली जो 2-3 टेंस है उनमें से क्लियर होती आ रही है। अब मैं एक्सरसाइज के जरिए बताता हूँ। एट दैट टाइम, उस समय, आई रन एंड दौड़ना, तो मैं उस समय दौड़ रहा था, तो आई की वजह से मैं लिख दूंगा आई वॉज रनिंग। आई वॉज रनिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय दौड़ रहा था। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है जो कीवर्ड्स की पहचान करके आप लोगों को इस प्रकार से खाली जगह पढ़नी है। अब थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर 3 नियम है। सबसे पहला नियम है व्हेन का। जब व्हेन आएगा ना, तब वाक्य एक तो जुड़ेगा पास्ट सिंपल से, एक जुड़ेगा पास्ट कंटिन्यूस से। इसका कोई गारंटी नहीं है कि व्हेन से तुरंत बाद वाला पास्ट सिंपल का ही होगा और बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ध्यान से सुन लेना, व्हेन के साथ में जुड़ने वाला वाक्य पास्ट सिंपल का कौन सा भी हो सकता है, कंटिन्यूस का कौन सा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि व्हेन के तुरंत बाद में फिक्स है सिंपल का ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। सेंटेंस को बोलकर, महसूस करके, या फिर आपको वहां पर लिखे हुए तरीके से पता चल जाएगा। अभी बताऊंगा मैं कैसे पता चलता है उससे, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि व्हेन लिख दिया, व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल आएगा, कंटिन्यूस को भी आ ही नहीं सकता। इस प्रकार का भ्रम दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो एक बार। When the bell rang, जब घंटी बजी, आई वॉच यानी देखना, टीवी, मैं उस समय क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो आई के साथ में लिख दूंगा वाज और मैं आगे लिख दूंगा वाचिंग, आई वाज वाचिंग टीवी। जब घंटी बजी उस समय मैं टीवी देख रहा था। तो व्हेन के साथ में पास्ट सिंपल नजर आ गया और आगे पास्ट कंटिन्यूस नजर आ रहा है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। व्हेन के आगे पास्ट सिंपल और आगे पास्ट कंटिन्यूस, सूत्र के अनुसार हमारा एग्जांपल बन गया है। इसमें तो आपका कोई समस्या नहीं आ रही है ना। जब घंटी बजी मैं टीवी देख रहा था, ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि जब मैं टीवी देख रहा था घंटी बजी, कंटिन्यूस टेंस व्हेन के साथ में नहीं लग सकता था क्या? बिल्कुल लग सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी आगे बता रहा हूं मैं वैसे वैसे। व्हेन आई खाली जगह टू स्कूल, जब मैं स्कूल वॉक चलते हुए जा रहा था। व्हेन आई, ऐसा नहीं लगता आपको यहाँ पर वॉकड टू स्कूल की जगह ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। व्हेन आई वाज वॉकिंग टू स्कूल, जब मैं चलते हुए क्या कर रहा था, जब मैं स्कूल जा रहा था, इसका अर्थ हो जाएगा जब मैं स्कूल जा रहा था। आई खाली जगह सुनीता, मैंने सुनीता को देखा। ऐसा थोड़ी बोलेंगे मैं सुनीता को देख रहा था, नहीं, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने सुनीता को देखा। तो यहां पर मैं सी का बना दूंगा सा। तो आपको दोनों ही कंडीशन मैंने समझा दी है। व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल भी आ सकता है और व्हेन के बाद में पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए ध्यान रखना है कि भाई कौन सी जगह पर क्या आने वाला है। और वैसे ये मैंने आपको कंफ्यूज के लिए दे दिया हूँ, पेपर में तो आपके खाली जगह एक ही जगह आने वाली है ना। तो व्हेन के अगर मान लो खाली जगह वाज वॉकिंग की जगह खाली जगह आ गई है और यहाँ पर सा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो पास्ट सिंपल टेंस है, व्हेन आया हुआ है, तो खाली जगह किसकी बची, पास्ट कंटिन्यूस की बची हुई है। और व्हेन आ गया और वाज वाचिंग लिखा हुआ आ गया, अगर यहां पर खाली जगह आ गई तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे यहां पर खाली जगह आ गई, अब बोल दीजिए खाली जगह भरो, तो आपको पता है ये कंटिन्यूस टेंस है, ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो खाली जगह किसके लिए है, पास्ट सिंपल टेंस के लिए। तो आप उस समय लिखोगे रैंग, क्या लिखोगे, रैंग। आगे बात समझ में। अब व्हेन से जोड़ने के बाद में मैं आपको वाइल का तरीका बताने वाला हूँ। वाइल से किस प्रकार से जोड़ते हैं। वाइल के ज़्यादातर दोनों तरफ कंटिन्यूस टेंस नजर आने वाले हैं, लेकिन एक तरफ पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है वाइल के साथ में। लेकिन अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस से ही जुड़ेगा। वाइल तो मैं कंटिन्यूस वाला बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर वाइल का मतलब तो जिस दौरान, तो जिस दौरान हम पढ़ रहे थे उस दौरान हमारे जो बड़े भाई हैं वो टीवी देख रहे थे। तो जिस दौरान के साथ में ज्यादातर दोनों सेंटेंस कंटिन्यूस के ही माने जाते हैं। तो वाइल दे कार्ड्स, कार्ड्स मतलब वो ताश पत्तियां, तो जिस दौरान वे, एक वर्ब है प्ले, एक वर्ब है स्लीप, एक तरफ है बेबी, एक तरफ है दे। तो जिस दौरान वे कार्ड्स पत्तियां खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, जिस दौरान वे पत्तियां खेल रहे थे, तो उस समय जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, बच्चा भी अपना काम कर रहा था सोने का। बेबी वाज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस वाइल वाले जोड़ते हैं। आगे बात समझ में। वाइल का नियम लिखा हुआ है, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस, दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस।
और व्हेन वाले में ध्यान रखना, व्हेन के साथ में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस जुड़ेंगे, लेकिन किस तरफ कौन सा आएगा ये पता नहीं है, वो तो एक जगह हर जगह रहेगी, तो दूसरे को देखकर पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट है एज वाला, एज आई द रोड आई सा अमित, यहां पर देख लो पास्ट सिंपल है। यही तरीका मैं वेन में अभी भी आपको बोल रहा था कि आपको जिस एज की जगह यहाँ पर वेन आ गया तो पता चल जाएगा पास्ट सिंपल है, तो बची हुई जगह पर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू जाएगा। तो जैसे ही मैं सड़क को पार कर रहा था मैंने अमित को देखा, आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सा अमित। तो पास्ट कंटिन्यूस में मेन तरीके से ये 3 नियम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूस तो हो गया, पास्ट परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी काम है वो अभी कोई भी काम है वो भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है। भूतकाल में अभी भी मतलब समाप्त हुआ ही होता है, ऐसा इसके अंदर भाव होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो काम कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, ये इसके भाव होते हैं। आगे बात समझ में। अब थोड़ा देखो, सूत्र आपको बता चुका हूं मैं, नोट और ये सब्जेक्ट के आगे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस प्रकार से बनेंगे। जो मेन चीज है इसके अंदर बाई प्लस टाइम, इसमें आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर बाई प्लस टाइम नहीं मिला तो ये मेन जो टेंस है वो पूरा इन 3 सूत्रों के आधार पर ही चलता है। सूत्र क्या क्या है अब देखो। पास्ट सिंपल के साथ में आफ्टर, और आफ्टर के पीछे लग जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आफ्टर का अब इसको याद कैसे रखें सर, आफ्टर के इस तरफ परफेक्ट लगेगा या उस तरफ लगेगा, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या मतलब होता है, बाद में। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म वाला पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है वो भी लग जाएगा बाद में। और बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस कहां लग जाएगा, बिफोर के पहले, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा आगे। इस तरीके से याद रख लेना। पर आफ्टर का मतलब बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस बाद में, तो इस तरफ बचा पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला वाक्य। और इस तरफ पीछे कौन बच गया, पास्ट सिंपल का ये वर्ब की सेकंड। वापस देख लो एक बार, आफ्टर का मतलब बाद में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पीछे चला जाएगा, और इस तरफ बच गया पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें आती है। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस इस बार लिख देंगे हम लोग पहले, और पीछे क्या बचा, पास्ट सिंपल बचा, तो उसको उस तरफ लिख देंगे। तो पहले इन 2 नियमों को समझते हैं, तीसरा ब्लू वाला नियम है वो बाद में समझाऊंगा। यहां पर देखो, बिफोर के पहले अगर खाली जगह है तो आप लोग वहां पर बिफोर के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म भर के आओगे। तो यहां पर बिफोर नजर आया, उससे पहले मुझे खाली जगह नजर आएगी, मतलब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वी खाली जगह होम बिफोर इट रेन, और यहां पर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नजर आ गई बोनस में। तो ये खाली जगह किसके लिए बची, इसी के लिए बची है ना, उस तरफ तो सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो वी हैड रीच्ड, आई बात समझ में। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वी के साथ में हेड लगा दिया, और रीच की थर्ड फॉर्म बन गई रीच्ड। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। बिफोर यानी पहले, किससे पहले, इट रेन, बारिश हुई इससे पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे, ये इसका सेंस होगा। अब देखो यहाँ पर, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस। अब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का एग्जांपल बन गया है। कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस तो लिखा हुआ है, खाली जगह उन्होंने कहां पर दे दी, पास्ट सिंपल की जगह दे दी। तो यहाँ पर बिफोर वाला नियम लग रहा है, लेकिन इस बार खाली जगह यहाँ पर ना आकर यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म बना दूंगा मैं, कैम। पुलिस आई, इससे पहले चोर है वो भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इस तरीके से चोर भाग चुका था, ये तो थर्ड फॉर्म में चल गया, बचा हुआ सेंटेंस किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आई होप आपको दोनों इसके रूल है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इस बार मैं इसमें थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में डाल देता हूं। बिफोर का मतलब पहले, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस यहीं पर कहीं पर यूज होने वाला है। होगा कि नहीं होगा, कंफर्म है कि नहीं है। तो यहां पर देख लो, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इस तरफ क्या बचेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आते हैं, हेड ही तो आते हैं। हेड लिख दिया, हैड द बेल रिंग की थर्ड फॉर्म लिख दो, रंग। हैड द बेल रंग, क्या घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा क्या इससे पहले घंटी बज चुकी थी क्या, ये इसका सेंटेंस का भाव निकलने वाला है। आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं इस की ओर, और पहले बता दूं, ये जो इफ के जो तीनों नियम हैं, ये आपको प्रेजेंट में सिंपल में देखने को मिला था, पहला नियम, दूसरा मिला पास्ट सिंपल में, तीसरा यहां पर आ रहा है। तो अगर इसका झंझट एकदम क्लियर करना है तो सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में, या फिर अभी बीच में जाकर चाहो तो देख सकते हो। इफ के तीनों नियम में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, वहां पर क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे तीनों शर्तें इफ की। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं इसकी ओर। इफ के साथ में
पास्ट परफेक्ट और फिर वुड या शुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको यूज करना है। कह क्या रहा हूं मैं, सुन रहे हो ध्यान से। इफ तो यहां पर नजर आएगा, आपको भरनी है पास्ट परफेक्ट, आगे आपके दिमाग में फिक्स रखना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। आपको इससे ज्यादा यहां नजर रखनी है कि वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर है तो पता चल गया यहां पर पास्ट परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, जैसे आपकी नजर यहां पर थी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से यहां पर नजर रखना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां पर भी क्या आने वाली है, पास्ट परफेक्ट की ही वर्बें आने वाली है। तो इफ यू यहां पर रीच है, इफ यू हैड रीच्ड। अब इसका थोड़ा हिंदी बता देता हूं। यदि ये असंभव शर्तें मानी जाती है, पहले तो बता दूं ये इफ की कंडीशन नंबर 3 है। इफ की कंडीशन नंबर 3 है जिनको असंभव माना जाता है, लेकिन फिर उनको वापस याद करके हम लोग ऐसा भाव देते हैं वाक्य का। इफ यू हैड रीच द स्टेशन, अगर तुम स्टेशन पर पहुंच चुके होते समय पर, अगर तुम स्टेशन पर समय पर पहुंच चुके होते, यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड, तो तुम तुम्हारे मित्र से मिल चुके होते। लेकिन ना तो समय पर पहुंचा और ना ही मिला, लेकिन एक असंभव शर्त है जिसको कि हम लोग अब बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो जाता है क्लियर। जल्दी से बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंदर क्या होता है, पहचान सह रहा था, सह रही थी, सह रहे थे। भूतकाल में कोई काम कुछ समय से जारी रहता है और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, सिंस या फॉर, जो कि आपको बता रखा था पिछली बार, वापस बता देता हूँ। शुरुआती समय 8 बजे से 5 बजे से, सुबह से, इस प्रकार के लिए तो सिंस, और बाकी सबके लिए आ जाएगा फॉर। फॉर कैसे, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है ना, 2 सप्ताह से पढ़ रहा है, 2 महीने से वहां रह रहा है, तो उनके लिए आ जाएगा आपका फॉर। ठीक है, अब कीवर्ड्स इसके हैं सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम आ सकता है कहीं पर देखने को, प्लस ऐसी चीज आएगी जो आपको बताएगी कि भाई सेंटेंस है वो पास्ट का है भाई। ये इसके सूत्र हैं, पैटर्न आपने देख लिए होंगे। अब यहां पर देखिए, इट वाज 6 PM। अगर इस टेंस को अच्छे से समझना है तो इसके एग्जाम्पल्स पर ज्यादा गौर किया करो। रूल्स इसके अंदर कम काम आएंगे, तरीका इसके अंदर कम काम आएगा, एग्जाम्पल को हल करने की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इट वाज 6 PM, 6 बजे हुए थे। तो इस वाज ने बता दिया कि आगे जो भी चीज है वो भूतकाल की होने वाली है। इट वाज 6 PM, 6 बजे हुए थे, एंड आई वाज टायर्ड, और मैं थक चुका था। बिकॉज, क्योंकि आई खाली जगह हार्ड ऑल डे, क्योंकि मैं पूरे दिन से कठोर मेहनत कर रहा था। तो आई के साथ में मैं लगा दूंगा हैड, फिर लगा दूंगा बीन, फिर लगा दूंगा वर्किंग। यही तो है इस टेंस की पहचान कि ये भूतकाल है और ओल्ड डे नजर आ गया, तो ओल्ड डे से पता चल गया भाई भूतकाल में काम जारी है, पूरे दिन से मैं कठोर मेहनत कर रहा था। तो मैंने लिख दिया आई हैड बीन वर्किंग हार्ड। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई, वी क्रिकेट फॉर एन आवर, जब बारिश शुरू हुई उस समय हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। जब बारिश शुरू हुई ना उस समय हम लोग पिछले 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये तो दर्शा रहा है कि भूतकाल का वाक्य है। अब ये आगे बोल रहा है 4 प्लस टाइम, सिंस या 4 प्लस टाइम। तो इसने तो बता दिया काम कुछ समय से जारी है और इसने बता दिया भाई भूतकाल में जारी है। तो आप यहाँ पर वी के साथ में आगे लिख दोगे हैड और फिर लिख दोगे बीन, हैड बीन प्लेइंग। आई होप आपको ये चीजें वो समझ में आ रही होगी। आई सा द क्लर्क, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि बता रही है वाक्य है पास्ट का, मतलब आगे चीज है वो पास्ट में जाने वाली है। ही इन द ऑफिस, वो ऑफिस में, ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, मतलब वो दोपहर से क्या कर रहा था, स्लीप। ही हैड बीन स्लीपिंग, वह सो रहा था। इन द ऑफिस, कार्यालय में, ऑल आफ्टरनून मतलब पूरी दोपहर, पूरे दोपहर के समय वो ऑफिस में केवल और केवल क्या कर रहा था, सो ही रहा था। तो उसका काम है वो दोपहर के समय में, पूरे दोपहर के समय में जारी था। तो इस वजह से यहाँ पर भूतकाल में काम जारी था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैड बीन स्लीपिंग। आई होप आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं या फिर जो तरीके हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब केवल हमारे फ्यूचर की चीजें बची हुई है, चलिए उनको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। भविष्य काल में सामान्य सी घटना का होना पाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बजेगी विल या शैल, और आई और वी के साथ में शैल का यूज हो जाएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, एक नाम, 2 नाम, 5 नाम, मतलब कुछ भी हो, चाहे आई और वी के अलावा अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो तो वहां पर विल का यूज होने वाला है। मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कीवर्ड्स हो जाएंगे टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, इन 2027।
ठीक है, चाहे कुछ भी बोलो, भविष्यकाल का समय होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब कीवर्ड्स के रूप में। और इफ के 2 नियम और लग रहे हैं। आज एक बात बता दूं कि जो वीडियो के लास्ट तक बना है वो जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको आज कंप्लीट करना है हमें। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि कुछ नया, कुछ अनोखा आप सीख कर जाने वाले हो। बेसिक तरीके से नहीं है, आज थोड़ा हटके पढ़ाया गया है। पहला नियम जो कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में देख चुके हैं, इफ और इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल होगा और आगे फ्यूचर सिंपल आने वाला है। तो मैंने उस समय बताया था खाली जगह वहां पर आ सकती है, बार बार यही चीज आपको मैं समझा रहा था। तो ही इज फादर, सबसे पहले तो एक नॉर्मल एग्जांपल लिया गया है कीवर्ड्स में से, कल आएंगे। तो ही इज फादर के साथ में मैं लगा दूंगा यहाँ पर विल और आगे लगा दूंगा कम, हिज फादर विल कम टुमारो। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज। देखो, इफ यू हेल्प हिम, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है। यदि तुम उसकी सहायता करते हो, वह तुम्हारी वापस सहायता करेगा, वह तुम्हारी वापस सहायता करेगा। नियम नहीं लग रहा क्या, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आई है और आगे हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो ही विल हेल्प यू बैक, अगर तुम उसकी सहायता करते हो तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। 3 गेंदों में से 2 गेंदें नजर, मतलब 3 में से 2 चीज नजर आ रही है। इफ के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है और आगे फ्यूचर सिंपल की कमी महसूस हो रही थी। तो आपने पहचान कर लिया भाई कंडीशन नंबर 1 लग रही है यहाँ पर, तो आपने वो खाली जगह भर दी। अब एक चीज आती है, ये टाइम क्लोज क्या होते हैं। टाइम क्लोज सिंपल सी बात समझ लो, 2 उपवाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं। एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, मतलब वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो बीच में कुछ ऐसे शब्दों से जुड़ा हुआ रहेगा जिसमें वो टाइम की ओर इशारा कर रहा होगा, मतलब समय बता रहा होगा, और वहां पर हमारा टाइम क्लोज माना जाता है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, फ्यूचर का वाक्य होगा एक तरफ और दूसरी तरफ होगा आपका टाइम क्लोज, और टाइम क्लोज है वो वर्तमान काल में रहने वाला है, इन प्रेजेंट। बहुत ही विशेष बात है, टाइम क्लोज है वो वर्तमान काल में पाया जाने वाला है, इस बात का ध्यान रख लेना। और उसी कंडीशन में आपको आगे फ्यूचर टेंस भर के आना है, फ्यूचर सिंपल वाला। तो जहां यहां पर देखो, when मतलब जब, when her brother comes, जब उसका भाई आता है, नजर नहीं आई क्या ये बात। when टाइम क्लोज समय को दर्शा रहा है जब, और इस when के साथ में आगे comes प्रेजेंट सिंपल टेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस नजर आ गया, इसी को बोलते हैं टाइम क्लोज, समय को दर्शाता है, और इस क्लोज के साथ में आपके आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दूसरी जगह बची किसके लिए, फ्यूचर सिंपल के लिए बची है। तो राखी विल गो, राखी विल गो होम, राखी घर जाएगी व्हेन हर ब्रदर कम्स, राखी घर तभी जाएगी जब उसका भाई आएगा, या फिर जब उसका भाई आता है ना, राखी कहां जाएगी, घर जाएगी, जब उसका भाई आता है तब राखी घर जाएगी। आई खाली जगह हियर, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो ये कोई जगह दर्शा रहा है, जब तक नहीं, ये टाइम को ही दर्शा रहा है, जब तक नहीं, जब तक नहीं क्या, जब तक शी कम्स बैक, जब तक वह वापस नहीं आ जाती। वेट यानी इंतजार करना। तो ये कोई है आई, आई मैं इंतजार करूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती, जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं वहीं पर इंतजार करूंगा। ठीक है, तो आई के साथ में मैंने क्या बोला था, क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। तो आई शैल वेट हियर, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा, जड़ बस यहीं पर, जब तक वो वापस नहीं आती है तब तक मैं यहीं पर इंतजार करने वाला हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जो रूल्स थे फ्यूचर सिंपल में अगर एग्जांपल आएगा तो इसी तरीके से आने वाला है। जल्दी से आगे हम लोग क्लियर करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, भविष्य काल में कोई भी काम जारी रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शैल के साथ में बी, और शैल भी लगेगा आई और बी के साथ में, और वही नियम है विल भी लगेगा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में। मेन वर्ब कंटिन्यूस नाम है तो वर्ब की चौथी फॉर्म ही आनी है, कार्य का जारी रहना। और यहाँ पर आपके लिए सूत्र प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग देखकर अच्छे से समझ सकते हो। कीवर्ड्स इसके फ्यूचर टाइम के साथ में अगर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या फिर कोई ऐसा वर्ड नजर आए कि भविष्य काल में होते हुए भी काम जारी है, जैसे एट दिस टाइम आपको पता कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन उसका साथ फ्यूचर का टाइम जुड़ जाए, तो इसी प्रकार से अन्य कोई वर्ड्स नजर आए आपको, तो वहां पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही मानते हुए चलना है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब आई खाली जगह माई लेसन टुमारो एट दिस मोमेंट, कल इस क्षण या कल इस समय में जो लर्न, I shall be learning, पढ़ रहा होऊंगा इस समय, मैं कल इस समय मेरे पाठ है वो पढ़ रहा होऊंगा। अब देखो इसके अंदर मैंने टुमारो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी समझाया हुआ था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य में भी टुमारो आ जाता है, और जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें भी टुमारो आता है।
दोनों टेंसों में टुमारो वर्ड का यूज होता है। लेकिन अगर काम अगर नियमित समय पर हो रहा है कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, कल प्रधानमंत्री आएंगे, या फिर हम लोग बोल दें कि यहाँ इस एरिया में कल प्रधानमंत्री आते हैं या फिर आने वाले हैं, मतलब नियमित काम हो तो आप उसको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो। तो वो चीज़ हमारे फ्यूचर सिंपल के साथ, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी उसके साथ में कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ लिखेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ लिखेंगे। तो जैसे आप इमेजिन करो पीएम मोदी टुमारो, तो वो व्यवस्थित एकदम नियमित रूप से ही आएंगे ना, या फिर ऐसे ही मूड किया भैया चलो वहाँ पर चलते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब काम नियमित ढंग से हो रहा होगा तब आप लोग वहाँ पर क्या लिख कर आओगे, वहाँ पर आप लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख कर आओगे, पीएम मोदी इज कमिंग टुमारो। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा क्योंकि वो एक व्यवस्थित समय नियमावली के अनुसार आते हैं, टाइम टेबल के अनुसार आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। दोनों में फर्क समझा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल दे दिया और आपको ऑप्शन में इज कमिंग दे दिया और विल बी कमिंग भी दे दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि विल बी और आपको इज कमिंग है वो एक साथ देखने को मिल जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। माई फ्रेंड टुमारो, मेरा मित्र कल आने वाला है या फिर मेरा मित्र कल आ रहा होगा। कन्फर्म है क्या मित्र का? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई नियमित समय नहीं है मित्र कि वो कल आएगा ही, पक्का ही आने का काम उसका जारी रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग सेंटेंस को बना देंगे माई फ्रेंड विल बी कमिंग टुमारो। ये दोनों एग्जाम्पल लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ये समझा सकूं कि टुमारो आने के बावजूद भी कहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करोगे, कहां पर आप फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करोगे। तो अगर सेंटेंस के अंदर नियमितता का भाव है, टाइम टेबल का भाव है, तब तो आप वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाओगे। और अगर ऐसे ही रूल फूल ही चल रहे हैं, मतलब कोई नियमित वगैरह नहीं है काम समय सारणी के अनुसार, तो आप फिर वहां पर फ्यूचर सिंपल की ओर सहारा लेने वाले हो। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क था। यहाँ पर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करने वाले हैं। आई होप आपके दिमाग में से कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर जल्दी से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होने वाला है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी विल या शैल के साथ में हैव लग जाएगा और मेन वर्ब बदल जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो बदलनी ही है। वर्ब भविष्य काल में कोई भी काम है उसका समाप्त होना पाया जाएगा, ठीक है। जो सूत्र हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ विल या शैल के बाद में हैव लगेगा और नोट और हैव और विल और शैल के बीच में नोट आने वाला है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की यहाँ पर लग जाएगी आपका कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगने वाली है, ठीक है। कीवर्ड्स का ध्यान रखना, मेन चीज यही काम आती है यहाँ पर इस टेंस के अंदर। इस टेंस का आधार केवल और केवल कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स अगर याद है तो इस टेंस का सवाल आने पर गलत हो ही नहीं सकता। बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ, फिर कोई टाइम दिया हुआ होगा, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड पर को, एक्टिव रहो, बस एक ही तो टेंस बचा हुआ है। तो दे खाली जगह देयर वर्क बाय इवनिंग, फिनिश यानी समाप्त कर लेंगे। तो वह क्या कर चुके होंगे, संध्या तक उनका जो काम है वो पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। भविष्य काल में काम इनका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो दे के आगे मैं लगा दूंगा विल, क्योंकि आई और वी तो है नहीं जो मैं आगे यहाँ पर लगाऊं। वही बात है कि शैल है के साथ मतलब का प्रयोग होगा आई और वी के साथ में और बाकी सभी के साथ में विल। तो यहाँ पर तो दे है, तो दे विल हैव फिनिश्ड, इस प्रकार से आपका सेंटेंस तैयार होने वाला है। अब अगला है वी खाली जगह दिस बिल्डिंग, हम इस इमारत को मार्च के अंत तक तैयार कर चुके होंगे। इस इमारत को हम लोग मार्च के अंत तक तैयार कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहां पर मेक, तो वी की वजह से लगा दूंगा मैं आगे शैल, शैल के आगे लगा दूंगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की हो जाएगी मैड। इस प्रकार से सेंटेंस तैयार होते हैं। इस के अंदर कोई विशेष बात नहीं है, एकदम इजी सा टॉपिक है, बस आपको इनका दो ध्यान रखना है। बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ करके कोई टाइम आ जाए तब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की पहचान करनी है और ये इतनी सी तो चीज याद रखनी है आपको। और करना क्या है, नहीं मुझे बताओ, नहीं मुझे बता दो और क्या करना है आपको केवल कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं और ये हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखनी है मेन वर्ब में। और कीवर्ड्स को पहचान कर लिया
कीवर्ड्स को पहचान करते ही आप लोग खाली जगह में फ्यूचर परफेक्ट टेंस भर के आ जाओ, बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ऐसे नाम इसके लास्ट में आते हैं। विल हैव या विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट में हैव था, इस बार हैव बीन लग गया है, बस इतना याद रखना है। पॉजिटिव का सूत्र विल शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस प्रकार से बनने वाला है। ऑब्जेक्ट सिंस फोर इसमें अंदर आने वाला है, जो कि हम लोग कब से चर्चा कर रहे थे, सिंस फोर प्लस टाइम इसके अंदर आएगा, क्योंकि फिर से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से काम कुछ समय से जारी रहेगा, समय को दर्शाने के लिए सिंस फोर आने वाला है। नेगेटिव में विल शैल और हैव बीन के बीच में नोट लगाना है, ये मुख्य बात है, ध्यान रखने वाला। नोट कहाँ लगेगा, विल शैल और हैव बीन के बीच में नोट लगने वाला है। अब इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, और ये हैव बीन फिर से सब्जेक्ट के पीछे रहने वाला है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आगे वही प्रक्रिया रहने वाली है। अब जो मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूं कि इस टेंस में से सवाल कैसे बन सकते हैं, दो ही सूत्र याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही सूत्र बताऊंगा, उसके बाद में आपका ये टेंस पूरा हो जाएगा। सबसे पहले कहीं पर भी बाई प्लस टाइम लिखा हुआ होगा, जैसे ये रहा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई प्लस टाइम लिखा हुआ है, और आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाए, जैसे कहीं पर भी बाई प्लस टाइम, देखो बोर्ड के ऊपर समझ में आ जाएगा, जरूर आएगा, बाई प्लस टाइम लिखा हुआ है कि नहीं है, बाई के साथ में टाइम है, और आगे सिंस या फॉर प्लस टाइम है कि नहीं है ना, तो इस जगह पर आपको क्या भर के आना है, बोलो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भर के आना है, क्योंकि ये बाई प्लस टाइम भविष्यकाल को दर्शाता है, और आगे सिंस या फॉर आ गया तो भविष्यकाल में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, तो वी के साथ में लगा दूंगा मैं शैल, लगा दिया। वर्क, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव, वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months। आ गया नियम समझ में, वापस सुन लेना एक बार, बाई प्लस टाइम हो एक तरफ और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाए, तो बीच में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भर के आना है। इसका लास्ट एंड फाइनल नियम देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टाइम क्लोज बताया था आपको कि टाइम क्लोज प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो एक तरफ फ्यूचर सिंपल लिख कर आना है, तो ये नियम फिर से यहां पर आने वाला है कि टाइम क्लोज के साथ में प्रेजेंट सिंपल होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम क्लोज के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस तो होगा, लेकिन आगे सिंस फोर भी रहेगा। सिंस फोर नहीं है तो फ्यूचर सिंपल मान लो, लेकिन टाइम क्लोज के साथ में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हुए अगर सिंस फोर है तो फ्यूचर सिंपल का क्यों मानोगे, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे, क्योंकि सिंस फोर हमें ये बोल रहा है कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाओ। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग। आई होप आपको दोनों नियम है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरे का पूरे टेंस वो इतने कम समय में मैं क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, तो जो आज लास्ट तक बने रहे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ नए सीख कर गए होंगे। बाकी जो इफ के नियम है या फिर आफ्टर बिफोर के जो नियम है उनके ऊपर अगर मान लो डिफिकल्टी है, मैं मानता हूं कि हर किसी को एक जैसा समझ में नहीं आता है, कैप्चर लिमिट सबकी बराबर नहीं होती है, तो आफ्टर बिफोर के फिर अदर जो नियम है वो वहां पर नीचे दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और जो नेक्स्ट संडे क्लास लगने वाली है शाम को 7 बजे, उसमें जरूर शामिल हो जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।